Hi friends, I'm Siakshita Nevle. Welcome back to my channel Rise and Shine. Hope preparation for November 20 is going on well, and I guess by now you must have completed your coaching and started doing self-studies. Before I continue with my video, an information for those who are not familiar with Hindi language, please watch this video with English caption at your ease. बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों से कि स्टडीज़ कैसे करनी चाहिए, 2 ही महीने बाकी है, रिवीजन को कैसे प्लान करें, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, वेदर वी शुड गिव वन ग्रुप और बोथ ग्रुप. सो बिलीव मी, ये कन्फ्यूजन्स आपके जैसे सभी बच्चों को हो रहा है. यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट टू डू डिफरेंट थिंग्स यू हैव टू प्लान थिंग्स डिफरेंटली. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ. So, in this video, I will be disclosing some of the tips that helped me clear my CA final exam, both groups, in 1.5 months. Let me clarify, it was my second attempt. These tips are definitely going to help you to put up a good show in exam. My first tip is to stay committed. Stop using social media, it's high time. हाँ, आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने से कोई मना नहीं कर रहा है. 30 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स आप देख सकते हो पूरे दिन में, ठीक है. वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो, बट मेक श्योर कि आप सिर्फ लेक्चर्स देखते ही ना रहो, उसको इम्प्लीमेंट भी करो, अपने बुक से कोरिलेट करो, सम सॉल्व करो. अगर आप सिर्फ उसे रिवीजन पर्पस ले रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी इम्पॉर्टेंट है. देखो फ्रेंड्स, ICA एग्जाम में चाहे कितना भी तांडव मचा ले, यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट. और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा व्हेन यू प्लान योर वर्क स्ट्रैटेजिकली, ठीक है. सो माई नेक्स्ट टिप वुड बी टू बी कंसिस्टेंट. वन ऑफ द मेजर रीजन वाई मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल एंड इवन आई फेल्ड वॉज नॉट बीइंग कंसिस्टेंट. जाकर May 20 में जो बच्चे अटेम्प्ट देने वाले थे उन्हें पूछो, डिडंट दे फेस दिस इशू? येस, बिकॉज होता है, सबके साथ होता है. बिकॉज हम एग्ज़ाम से बहुत टाइम पहले, बहुत महीने पहले अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, एंड बाय द टाइम एग्ज़ाम अप्रोचेज वी टेंड टू गेट मोर एग्जॉस्ट, लेथार्जिक हो जाते हैं. बट अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रही तो देर आर 2 टाइप ऑफ पीपल. एक जो इसको एडवांटेजेस समझते हैं और प्रिपरेशन अच्छी बनाते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, बहुत सारे रिविजन्स कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े रिलैक्स पड़ जाते हैं. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू बी कंसिस्टेंट. इट्स ऑलवेज बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, इजंट इट? माई थर्ड टिप वुड बी टू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, नॉट मोर देन अ वीक. आई एम एम्फसाइजिंग नॉट मोर देन अ वीक. वाई? क्योंकि अगर आप एक महीने का टाइम टेबल बनाते हो ना, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स अ स्क्रैप, कभी फॉलो नहीं होने वाला है. सो इट्स बेटर कि आप एक वीक का टाइम टेबल बनाओ, डिटेल में बनाओ, एंड एवरी डे उससे एनालाइज करो कि आप डिटेल में पूरे दिन में क्या करने वाले हो. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये एक रात पहले करो. रात को ये एनालाइज करो कि आपने पूरे दिन में क्या कंप्लीट किया, कितना अच्छे से आपने अपना पूरा दिन को यूटिलाइज किया, एंड आने वाले कल में आप क्या करने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन आज रात को ही पूरा प्लान बनाना है. यू नीड टू प्लान कि आप कितने बजे उठने वाले हो, कितने बजे ब्रेक लेने वाले हो, सब कुछ A to Z, उठने से लेकर सोने तक कितना करोगे, सब कुछ आपको एक रात पहले ही कर देना है, ठीक है. ये एक मोटिवेशन रहेगा कि मुझे कितने बजे उठना है उसके लिए. डू रिमेंबर फ्रेंड्स, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश. सो यू नीड टू मेक अ डिटेल्ड वीकली टाइम टेबल, एंड एवरी नाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसे अपडेट करना है. आइदर आप इस जो टाइम टेबल बना रहे हो उसे अपने डायरी में बनाओ, या तो एक्सेल शीट में बनाओ और उसे अपडेट करो. दिस विल गिव यू क्लियर पिक्चर ऑफ वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है, एंड आप कितने रिविजन्स कर पाओगे. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना टाइम टेबल अच्छे से बना रहे हो. टाइम टेबल यूजुअली फॉलो नहीं होते अगर आप लॉन्ग टर्म के बनाओ तो. सो इसलिए शॉर्ट टर्म टाइम टेबल इज़ अ मस्ट. अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत बच्चे ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें. एंड आई हैव अ वेरी गुड टिप फॉर यू, थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है. क्योंकि न्यू कोर्स में ज़्यादा सारे सब्जेक्ट्स थ्योरी बेस्ड हो चुके हैं, ठीक है. सो थ्योरी करने के लिए इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करो. व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव रिवीजन? इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल लिख के साथ समझाती हूँ. अगर समझो कि आज आपका ऑडिट का फर्स्ट डे है, आज मैंने 200 सीरीज़ एंड 300 सीरीज़, 2 सीरीज़ पढ़ने का सोचा. मैंने अपने मॉड्यूल से पढ़ा, रेफरेंस बुक्स में से पढ़ा, एज वेल एज जो मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस है वो की, एंड स्कैनर से
स्कैनर भी ऐसा सिलेक्ट करो जिसमें आपके MTPs, RTPs, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सब कवर होते हो ना, ऐसे स्कैनर्स सिलेक्ट करो। और ये सब करते हुए आपको 1 घंटा लगा, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे जब आप फिर से ऑडिट ले रहे हो, तब आपको 200-300 रिवाइज करना है एंड ऑफकोर्स आपको 1 घंटे से कम का टाइम लगेगा इसमें। फिर ही आपको नए सेक्शन पे या फिर नए ऐसे पे जाना है एंड ये आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। बाय द टाइम योर चैप्टर गेट्स कंप्लीट यू हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड ईच टॉपिक मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि चैप्टर कंप्लीट होने से पहले ही आपको पूरे चैप्टर पे अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको 2-3 चैप्टर्स के लिए करना है। डोंट वेट कि एक चैप्टर कंप्लीट होगा फिर ही मैं रिवीजन करूँगा, नो। मल्टीपल रिवीजन इज़ वेरी मस्ट एंड कॉन्स्टेंट रिवीजन, ठीक है। तो अगर टेस्ट देनी है तो 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट करके टेस्ट दे दो, यू विल श्योरली गेन कॉन्फिडेंस। मेक चार्ट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कर रही हूँ, आई यूज्ड टू डू। ये देखिए मैंने फॉर्मूला शीट बना के रखी है, पूरे फॉर्मूलाज। मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नहीं कह रही हूँ, चैप्टर करते करते ही आपको फॉर्मूलाज जो है, नोट्स, वो सब कंटिन्यूसली बनानी है। अगर आप बाद में ख़त्म करके फिर सब साथ में लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम में ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगने वाला है। फॉर्मूला ही याद नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। मेक शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स बनाओ। इस तरह के स्टिकी नोट्स में अपने जो टॉपिक है, सेक्शन है, उसका क्रक्स करो। बेनिफिशियल क्या होगा, जब वो 1.5 डेज आपका एग्ज़ाम के टाइम पे बचेगा तब आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि आप पूरा सेक्शन पढ़ने का भी टाइम नहीं रहेगा आपके पास में। आप सिर्फ एक क्रक्स पढ़ लो, फ्लैप्स में जो भी लिखा है इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो, दैट्स इट, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, 1.5 डेज़ के लिए आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ डू लाउड रीडिंग। थ्योरी सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लाउड रीडिंग करके अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हो, बिकॉज साइकोलॉजी सेज कि हमारा ब्रेन हमारी खुद की वॉइस को जल्दी रिटेन कर सकता है, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिटेन टेक्स्ट। नेक्स्ट इज़ फ्लैप। फ्लैप्स तो हर कोई यूज़ करता है, इस तरह के स्टिकी नोट्स हर कोई यूज़ करता है, बट आई स्पेसिफिकली डोंट रिकमेंड दिस बिकॉज ये बहुत जल्दी निकल जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल जाए तो क्या मतलब। बेटर प्लास्टिक के अवेलेबल होते हैं, प्लास्टिक के फ्लैप्स अवेलेबल, देखो अभी भी इंटैक्ट है, 1.5 साल हो गया है इसको। अब नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट कि आप है ना 2 कलर के फ्लैप्स यूज़ करें। पिंक इज़ फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग, ए कैटेगरी, जो हम लोग ए इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमारी होती है, जो हमें एग्जाम के टाइम पे पढ़ना ज़रूरी है। एंड ब्लू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अमेंडमेंट्स है या जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लगता है कि वो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो जो 1.5 डेज़ है उसमें ये जो इम्पॉर्टेंट पिंक एंड ब्लू कलर के जो फ्लैप्स है वो करके जाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप नहीं कर जाओगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑडियो क्लिप्स। ऑडियो क्लिप्स आप खुद की भी बना सकते हो, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद की बनाओ या तो रेडीली अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे अच्छी फैकल्टीज़ के। फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑडिट के लिए सानिध्य सराफ सर की फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। उन्होंने हर एक टॉपिक पे वॉइस क्लिप बनाई हुई है। जब भी आप फ्री हो, जब भी आपको आंखों को रेस्ट देना है, ऑडियो क्लिप सुनो। इससे क्या होगा ना, आपका ब्रेन वो चीज़ें स्टिमुलेट करता रहेगा एंड इट्स वेरी पावरफुल। माई 5th टिप वुड बी टू मार्क ABC कैटेगरी। बहुत लोगों को पता है, आई नो बहुत लोगों को पता है ABC कैटेगरी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं फटाफट बता दूँ। C कैटेगरी इज़ टेक्स्ट दिखते ही, सम दिखते ही आपको फटाफट आ जा रहा है, आपको उसको दोबारा एग्जाम के टाइम पे भी नहीं देखना है, दैट इज़ C कैटेगरी, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। B कैटेगरी इज़ कि थोड़ा आपको टाइम लगा इंटरप्रिटेशन के लिए, बट देन ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल है। एंड A कैटेगरी इज़ कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, इंटरप्रिटेशन 0 है और मतलब आपके लिए बहुत हाई लेवल का है, तो उसको A कैटेगरी रखो। अब जैसे जैसे आप रिवीजन अपना बढ़ाते जाओगे ना, तो ये A से B होगा, B से C होगा। सो बाय द टाइम एग्ज़ाम कम्स, A कैटेगरी वाले सम्स थोड़े कम हो जाएंगे और एग्ज़ाम में A कैटेगरी वाले सम्स एंड B कैटेगरी वाले सम्स ही देख के जाना है, C को नहीं देखना है, ठीक है। एंड मेक अ प्रोग्रेस जर्नल। इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एक प्रोग्रेस जर्नल बनाएं। सिर्फ मैंने कॉस्टिंग का एग्जांपल आपको देती हूँ, आई जस्ट आपको दिख रहा हो क्लियरली। यहाँ पे सब चैप्टर वाइज लिखा हुआ है एंड यहाँ पे 1, 2 एंड 3, दैट इज़ फर्स्ट रिविजन, सेकेंड रिविजन एंड जो एग्ज़ाम के टाइम पे है वो। ये आप अपने इंडेक्स पे भी कर सकते हो, टाइम नहीं है इस तरह का बनाने का। इंडेक्स के सामने 3 कॉलम करके
शुरू मार्क कर लो। इससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम के टाइम पे भी बाय चांस कोई भी चीज़ भूल नहीं रहे हो, कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहे हो, इसका एक ट्रैक रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ स्किप करना चाहते हो तो डू इट वाइजली। मैंने भी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने भी 2 चैप्टर्स स्किप किए थे कॉस्टिंग में, बट मैंने मेक श्योर किया था कि मेरे दूसरे चैप्टर्स बहुत अच्छे से किए होंगे मैंने, ठीक है। सो प्रोग्रेस जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके स्टेटस को ट्रैक करके रख सकता है। 6th टिप, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हम क्या करते हैं, रफ वर्क कर लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर्स रफ में कर लेते हैं एंड वी थिंक कि हमें आ जाता है, लेकिन नहीं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको पूरा विथ फॉर्मेट नहीं कर सकते हो, स्केल पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। रफली करो लेकिन सिस्टमैटिकली करो, जैसे आप एग्जाम में करने वाले हो, विदाउट स्केल एंड पेंसिल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नो रफ वर्क्स। 7th tip would be never ever ignore ICM material. ICM material should be on priority. आप रेफरेंस बुक्स यूज़ कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, वेल एंड गुड, देखो फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। लेकिन आपके मॉड्यूल में जो एक्सरसाइजेस है, ठीक है, जो इलस्ट्रेशंस है, आपको वो सब कंप्लीट करना है, बिकॉज ज़्यादातर ICM एग्ज़ाम में उनके ही मॉड्यूल से ही क्वेश्चंस पूछता है। सो कभी भी उनकी, एटलीस्ट उनके मॉड्यूल को तो इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। माई 8th टिप इज़ राइटिंग प्रैक्टिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी स्टूडेंट्स एंड अप लूजिंग मार्क्स बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द होल पेपर। ये चीज़ मुझसे भी मैंने भी बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। मैक्स टू मैक्स मैंने हर सब्जेक्ट के लिए दो या 3 पेपर लिखे थे एंड आई टू थिंक हाँ मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में गई, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब एग्ज़ाम में गई तब मेरा ब्रेन वॉज वर्किंग मच फास्टर रैदर देन माई हैंड। सो इसके वजह से मैं थोड़ी स्ट्रेस्ड अप हो गई, पैनिक क्रिएट हुआ और मैं अपना पेपर कम्प्लीटली नहीं कर पाई। सो जो टेस्ट सीरीज़ है उसे ज्वाइन करो। देर आर मेनी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल ऑनलाइन, उन्हें ज्वाइन करो। टेस्ट दो, मॉक पेपर दो। इससे क्या होगा ना, यू विल बी एबल टू एनालाइज कि आपका अभी करंट प्रिपरेशन स्टेटस क्या है। सेकेंड थिंग इज़ इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस कि आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज़ इट विल गिव यू एन रफ आइडिया कि आपको कितना टाइम एग्जाम में कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम डिवोट करना है, ये आपको एक रफ आइडिया मिलेगा। आई वॉज टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज़, राइट। टेस्ट सीरीज़ में एक बेनिफिट ये होता है कि सिर्फ एग्ज़ाम लिख कर सबमिट कर देना इज़ नॉट इनफ। उसमें वो आपको इवैल्यूएट करके देते हैं कि आपने हर एक क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया हुआ है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा था, आपने कहाँ मिस्टेक्स की है। जो इवैल्यूएशन इज़ इंपॉर्टेंट, जो हम खुद जब एग्जाम लिखते हैं ना तब नहीं करते हैं। 9th टिप इज़ वॉट आई पर्सनली फेवर अलॉट, दैट इज़ ओकेजनल ग्रुप स्टडीज़। बी इन टच विथ योर peers. Solving each other's doubt will strengthen your concepts. Believe me, an enriching conversation with your friends on concepts will expand your horizon. लेकिन ग्रुप में मैक्स 1-2, ज़्यादा अगर लोग हो गए आपके ग्रुप में मेंबर्स तो बहुत क्योर्स हो जाएगा एंड रैदर देन डिस्कशन टॉक्स ज़्यादा होगी। सो ओकेजनल ग्रुप स्टडी इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम जो कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, हमें जो जितना इंटरप्रिटेशन हमने किया है दैट्स कम्प्लीटली करेक्ट, बट बहुत बार ऐसा मेरे साथ में पर्सनली ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ चीज़ इंटरप्रिटेशन लिया एंड दैट वाज नॉट सो करेक्ट, आई वाज गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। तो ग्रुप डिस्कशन विद फ्रेंड्स ऑन सर्टेन टॉपिक्स एक्चुअली विल, अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको वो राइट डायरेक्शन में लेके आएगा। और एग्ज़ाम में कभी कभी अगर आप लकी रहे ना तो बेनिफिशियल इस तरह से रहेगा कि आपने जो डिस्कस किया होता है वो एग्ज़ाम में क्लिक होता है कि हाँ ये चीज़ तूने कही थी एग्ज़ाम में, सो इट्स अच्छा है कि हमने डिस्कस किया। कभी कभी होता है इट्स ऑलवेज ऑन लक, बट आई फेवर दिस अलॉट। अब हमने अभी तक जो डिस्कस किया दैट इज़ हाउ टू प्लान एंड एग्जीक्यूट आवर स्टडीज़, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ मेंटल पीस नहीं होगा ना तो आई गेस कितना भी एफर्ट्स डालो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेन। सो लेट्स डिस्कस हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन जो बार बार पढ़ने की वजह से होता है। इसके लिए माई फेवरेट थिंग इज़ टू डू मेडिटेशन बिफोर यू स्टार्ट योर स्टडीज़। जिससे मेडिटेशन नहीं आता है 10 मिनट कर लो, 10 मिनट इनफ है, ठीक है। जिन्होंने आज तक कभी किया नहीं है तो देर आर वेरियस गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब,
10 मिनट कर लो। देर आर मैनी वेज, आप म्यूज़िक सुन के कर सकते हो, आप एक कैंडल के ऊपर ध्यान कर सकते हो। देर आर मैनी वेज, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो करो, लेकिन मेडिटेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके माइंड को पीस देता है, रिलैक्स करता है एंड एनर्जाइज करता है कि आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहो, उसके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड माई नेक्स्ट टिप जो मैं 10th स्टैंडर्ड से करती आ रही हूँ, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले हैं इस चीज़ के, दैट इज़ स्काई गेजिंग। अब कुछ लोग कहेंगे ये क्या होता है, लेट मी टेल यू। स्काई गेजिंग में क्या होता है, दिस इज़ अ प्रैक्टिस फॉलोड बाय बुद्धिस्ट पीपल एंड आप सब लोग जानते होंगे कि बुद्धिस्ट लोगों का जो माइंडसेट है दैट इज़ वेरी पावरफुल। वाई? बिकॉज वन ऑफ द प्रैक्टिस दे फॉलो इज स्काई गेजिंग। इसमें कुछ नहीं करना होता है, ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी नहीं है इसमें। इसमें आपको 10 मिनट मिनिमम, हो सके तो 10 मिनट के लिए, आइदर मॉर्निंग और इवनिंग, और हो सके तो बोथ टाइम, आपको जस्ट स्काई की तरफ देखना है 10 मिनट के लिए। इनिशियली थॉट्स आएंगे, ओवर थिंकिंग होगी, लेकिन जैसे जैसे आप फेथफुली करते जाओगे आपके ये फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये सब कम होता जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग कम होता जाएगा। बिलीव मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये 10th स्टैंडर्ड से करती आ रही हूँ, मैंने IPSC तक कंटिन्यू किया था। सो यू कैन से कि मैंने बोथ फेजेस देखे हुए, जब मैं करती थी तब क्या रिजल्ट था और जब मैंने स्टॉप कर दिया, दैट इज़ आर्टिकलशिप से लेके फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होने तक मैंने इसे स्टॉप कर दिया था, सो उसका रिजल्ट भी मैंने देख लिया है। देन अगेन इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आई स्टार्टेड दिस एंड रियली इट हेल्प्स अस टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस, ओवरकम आवर फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड नेगेटिव थिंकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट को कंट्रोल करने में, ठीक है। सो हमारा ये स्काई गेजिंग है। आप बिना प्रैक्टिस किए हुए इसके ऊपर कुछ जज मत करिए, इट्स माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ इसे ट्राई करके देखिए। इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट करके देखो, जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, यू विल रियली फाइंड इट वेरी इफेक्टिव। 12th tip would be to focus on quality and not the quantity of study hours. What is more important is आप कितने अच्छे से रिटेन कर पा रहे हो और एग्जाम में कितने इफेक्टिवली उसे परफॉर्म कर पा रहे हो, राइट? वो 3 घंटे आप जो कर रहे हो ना, वो आपकी पूरे साल की मेहनत दिखाने वाली है। सो वो 3 घंटे इफेक्टिव बनाने के लिए नंबर ऑफ आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने अच्छे से पढ़ाई इफेक्टिवली कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो स्टॉप आस्किंग पीपल कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे अपने CA करिकुलम में, मत पूछो, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है, किसी को 10 घंटे चाहिए तो आपको 14 घंटे चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कैपेबिलिटी। 13 पॉइंट वुड बी टेक प्रॉपर स्लीप। एक टाइम टेबल बनाओ, एक रेगुलर टाइम टेबल बनाओ, आप कितने बजे सोओगे और कितने बजे उठोगे, बिकॉज योर माइंड नीड टू बी ट्रेंड कि कितने बजे एक्चुअली वो थक रहा है एंड कितने बजे उसे वेकअप उठना है, ठीक है। मिनिमम 6 आवर्स, मैक्सिमम 7 आवर्स। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो, 5-1-1, 5 इन नाइट, 1 इन नून एंड 1 इन इवनिंग। इट्स लाइक आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से कंफर्टेबल लगता है, लेकिन डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। I did in my first, I used to sleep for 4 to 5 hours in my last 2 months, और एक्चुअली सुबह में 10 बजते ही मैं झोंके खाने लगती थी, ठीक है। सो स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा तो ही आप अच्छे से पढ़ पाओगे, तो ही आप अच्छे से चीज़ें रिटेन कर पाओगे। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मॉर्निंग में उठे कैसे। सो इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू अ वेरी गुड ऐप, अलार्मी ऐप, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, दैट इज़ टेक अ पिक्चर। आप अपने बाथरूम के जो मिरर है उसका पिक्चर बना क्लिक करके रखो, तो जब तक आप क्लिक नहीं करोगे अर्ली मॉर्निंग एवरी डे तब तक वो बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। शेक एंड नंबर ऑफ टाइम, जितना आपने डिसाइडेड किया उतने नंबर ऑफ शेक करना है फ़ोन को, जब तक शेक नहीं करोगे बंद नहीं होगा। मैथ्स प्रॉब्लम, बार कोड, ये इतना पावरफुल ऐप है कि ये सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आसपास वालों को सबको उठा देगा। और अगर फिर भी आप नहीं उठ पाते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट का दिन है उस दिन पे आपको अपने पेरेंट्स के फेस पे स्माइल दिखनी है, खुशी के आंसू देखने हैं, ना कि दुख के आंसू। इतना सोच के तो आगे सब आपको उठ ही जाना चाहिए। टिप नंबर 15, टेक फ्यू नैप्स इन बिटवीन विथ अलार्म क्लॉक, बिकॉज साइकोलॉजी सेज एज सुन एज यू स्लीप immediately after studying, your brain tends to retain things more easily and quickly. So nap लेना is important, but let me tell you how to take them. Otherwise आप हर 2-3 घंटे में आधे घंटे का नैप ले लोगे, it's not going to work, right? So नैप भी कैसे लेना है? If you are an early riser और आप 6-7 बजे उठ के 10 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, then at 10 o'clock
10 मिनट की ब्रेक लो, थोड़ा बाहर जाओ, अपने स्टडी एरिया से बाहर निकलो, पानी पियो, एंड व्हेन यू कम बैक मेक श्योर दैट यू टेक 10 मिनट्स नैप। ठीक है, अब ये भी कैसे लेना है, देर आर मेनी यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल विथ म्यूजिक विथ अलार्म क्लॉक। मेक श्योर यू लिसन टू दिस म्यूजिक विथ अलार्म क्लॉक। ईयरफोन्स डाल के थोड़ी देर सो जाओ, 10 मिनट के सो जाओ, आफ्टर 10 मिनट्स अलार्म क्लॉक बजेगा एंड दैट, और इट्स वेरी पावरफुल। आपके ब्रेन को ये जो म्यूज़िक है अच्छे से रिलैक्स कर देता है, एनर्जेटिक कर देता है, रिफ्रेश कर देता है। सो टेकिंग नैप इन बिटवीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेक श्योर दैट यू गेट बैक टू बुक्स ऑन टाइम। So my next tip is treat yourself occasionally. Take a half day break once a week. इससे अपना एक रिवॉर्ड समझो पूरे हफ्ते अच्छे से पढ़ने का, क्योंकि मैंने कहा था डिटेल्ड टाइम टेबल एक हफ्ते का बनाओ एंड टेक अ ब्रेक। अब किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई 15 डेज़ के बाद या फिर कुछ टारगेट कंप्लीट करने के बाद में ब्रेक लेना चाहता है, तो इट्स एवरीथिंग ऑन यू। लेकिन अपने आप को रिवॉर्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो हाफ डे का आपने ब्रेक लिया है उसमें डोंट टच बुक अगेन। उसमें आपको जो करना है, मूवी देखना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, जाओ, लेकिन अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करो। बिकॉज इफ़ यू इग्नोर सच रिवॉर्ड्स यू मे टेंड टू लूज इंटरेस्ट इन अ टॉपिक और अ सब्जेक्ट विच इज़ हाईली अनडिज़ायरेबल। ठीक है, एनालाइज योर स्ट्रेंथ। किसी को 10 दिन के बाद में ब्रेक चाहिए, किसी को 1 हफ्ते के बाद, किसी को 15 दिन के बाद। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन एंड योर माइंडसेट। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो मैंने बहुत टॉपर्स वो सबसे भी, रैंकर्स से भी डिस्कस किया कि क्या वो ये चीज़ यूज़ करते थे एंड रियली दे अग्रीड टू दिस। पॉजिटिव अफर्मेशंस। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ जिसकी लिंक आपको आई बटन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या करता है, इट रिप्रोग्राम्स आवर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, इसमें क्या करना होता है ना, यू नीड टू मेक योर माइंड बिलीव कि आप जो कर रहे हो, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो बेस्ट है। यू आर लविंग योर सब्जेक्ट्स, यू आर लाइकिंग द वे यू आर प्रिपेयरिंग। ठीक है, आपको अपने आप को प्रेजेंट कंडीशन के लिए मोटिवेट करना है। ठीक है, दिस इज नोन एज पॉजिटिव अफर्मेशंस। इसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट इज विच इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल, विच आई लाइक द मोस्ट एंड द रीज़न मेरे नाम के सामने अभी CA है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आई हैव सीन मेनी पीपल सेइंग बस पास हो जाए, बट वॉट आई थिंक इज़ अगर आप पास होने का सोचोगे तो प्रोबेबिलिटी इज़ आइदर आप पास होंगे या तो नहीं होंगे, या फिर अगर आप सोचोगे कि रैंक लाना है, थोड़ा बड़ा ड्रीम रखोगे, रैंक लाने का ड्रीम रखोगे, तो प्रोबेबिलिटी इज़ आइदर आप रैंक से पास होगे या तो गुड मार्क्स से पास होगे। ठीक है, सो ऑलवेज थिंक बिग टू अचीव बिग। मैं हमेशा से ही तीनों ही लेवल पे मैंने यही सोचा कि ऐसे चाहे कितना छोटा सा भी पासिंग परसेंटेज रखे ना, आई विल बी द वन हु इज़ गोइंग टू क्लियर। मेरा नाम ज़रूर होगा उस पासिंग परसेंटेज में। सो विजुअलाइजेशन किस तरह से हेल्प करता है, इसके ऊपर मैं आराम से आधा घंटा तो मिनिमम बोल ही सकती हूँ, लेकिन इतना फिर ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि किस तरह से आप अपने स्टडीज़ के लिए विजुअलाइजेशन यूज़ कर सकते हो। अपनी खुद की हैंडराइटिंग में कुछ अच्छे अच्छे कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स, पॉजिटिव कोट्स अपने सामने, अपने स्टडी टेबल पे सामने लगा के रखो। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलता है जब भी आप डिप्रेस्ड हो जाते हो या जब भी आप एग्जॉस्ट हो जाते हो पढ़ के। सी देम, सी द कोट्स। आप ज़रूर थोड़ा और हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो जाओगे। सेकेंड थिंग इज़ एक्सपेक्टेड मार्कशीट बनाओ। ICI की जैसे सिमिलर मार्कशीट बनाओ, सब्जेक्ट एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स। बिलीव मी, आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स मुझे 5 में सिमिलर मार्क्स मिले थे, बस 1 या 2 मार्क्स का आगे पीछे था। अदरवाइज़ एक्सपेक्टेड मार्कशीट मैंने जो बनाई थी मुझे वो अचीव हुई। मैं इसको विजुअलाइज करती थी। आपको इतना तो करना ही है, प्लस रात को सोने से पहले जस्ट 5 मिनट्स के लिए आपको ये विजुअलाइज करना है कि यू हैव अचीव्ड योर गोल। आप CA बन चुके हो, आप साइन कर रहे हो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, आपको ये सब इमेजिन करना है। आप वो रिजल्ट का दिन को इमेजिन करो। यू नीड टू इमेजिन ऑल दिस थिंग, विजुअलाइज ऑल दिस थिंग्स विथ 100% फेथ। ये सब मैंने किया और मैं अभी भी बहुत चीज़ों के लिए करती आ रही हूँ एंड इट्स रियली 100% वर्किंग। ट्राई इट, डोंट जज, अभी से जज मत करो। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस आर नॉट एन रिप्लेसमेंट ऑफ योर हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। Don't just listen to them. You need to repeat them so that it turns out to be a reality. My next tip would be stop making excuses. हम ज़्यादातर फेलियर्स को एक्सक्यूजेस से छुपा देते कि ये हुआ, या फिर फॉर एग्जांपल कि आपके फ्रेंड को आपसे ज़्यादा टाइम मिला इसलिए उसने क्लियर कर लिया। बिलीव मी, मेरे फ्रेंड्स को मुझसे कम टाइम मिलके भी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था।
सो ऐसे एग्जाम्पल्स भी है मेरे पास में। सेकेंड थिंग इज़ वो पीजी में नहीं रहता, वो घर पे रहता है, उसको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मुझे ये सब नहीं है। स्टॉप दिस। इससे नुकसान सिर्फ आपका ही हो रहा है, एक्सक्यूजेज से बेनिफिट किसी का नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड फॉर इट। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, मैंने 1.5 मंथ्स में बोथ ग्रुप क्लियर किया। अब उसमें से भी 10 डेज़ मैंने ग्रुप 2 के लिए रखा था। मैंने ग्रुप 1 अपना अच्छे से कम्प्लीटली इतना कॉन्फिडेंस लाया कि मैं ग्रुप 1 में क्लियर हो जाऊँगी, इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद में ही मैंने अपना ग्रुप 2 का रिविज़न स्टार्ट किया। दैट ऑल्सो मैंने सिर्फ 10 डेज़ दिया। उसमें भी आई यूज़ सच स्ट्रैटेजीज़, जो मैंने क्यूमुलेटिव रिवीजन की बात की थी, नोट्स की बात की थी, मैंने इस तरह के जो स्टिकी नोट्स ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट्स में लगाए हुए थे। सो इससे क्या है ना, मैं रिवीजन फटाफट कर सकी। 10 डेज़ में ग्रुप 2 कंप्लीट करना इज़ लाइक नॉट एन ईजी टास्क, राइट। सो ये सब कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ फ्लैप्स, ABC मार्किंग, ये जो स्टिकी नोट्स मैंने आपको बताया जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स का क्रक्स लिख के रखा हुआ था, फॉर्मूला शीट से, इन सब चीज़ों ने मुझे हेल्प किया कि मैं 10 डेज़ में अपना रिवीजन कर सकूं और दे दूं। मैंने ये नहीं सोचा कि 10 डेज़ में क्या होगा, क्लियर होगा कि नहीं होगा। ये सब कब पॉसिबल हुआ? जब मैंने अपने आप पे बिलीफ रखा। सो बिलीव इन योर सेल्फ। वर्किंग हार्ड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट द ट्रू बिलीव इन योर सेल्फ इज़ वॉट यू नीड, ठीक है। सच सेल्फ मोटिवेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखो आप बाहर से कितना भी मोटिवेशन ले लो, कितने भी अच्छे अच्छे वीडियोस देख लो, एक दिन तक मोटिवेटेड रहोगे, एक दिन तक। जो रियल मोटिवेशन जो आना चाहिए वो आपके अंदर से आना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है? अफर्मेशंस रेगुलरली, जब जब पॉसिबल हो अफर्मेशंस करो, अफर्मेशंस सुनो एक्चुअली, या फिर खुद भी बना सकते हो, या तो मैंने जैसे बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा है क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और रिवीजन आपका फटाफट होगा। थर्ड थिंग मेडिटेशन, स्टडीज़ से पहले मेडिटेशन करो, ठीक है। एंड विजुअलाइजेशन, एवरी नाइट यू नीड टू थिंक कि आपने वो चीज़ अचीव कर ली है। द डिफरेंस बिटवीन अफर्मेशन इज़ प्रेजेंट एंड विजुअलाइजेशन इज़ अपने फ्यूचर, अपने मिल गया है आपको फ्यूचर का, वो आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक रिकैप देती हूँ कि पूरे 20 पॉइंट्स का। मेक श्योर कि आप उसे आइदर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप उसे लिख लो, ठीक है। बिकॉज स्क्रीनशॉट तो हमारे फ़ोन में बहुत सारे पड़े हैं एंड वी डू नॉट रेफर बैक दैम। मैं तो कभी नहीं करती, क्योंकि ये सब चीज़ें फेथफुली एंड रिलीजियसली फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, तभी इसका रिजल्ट आएगा। एट द एंड आई वुड लाइक टू विश यू अ गुड लक, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। दिस इज़ द ओनली थिंग विच विल help you achieve your milestone. And if you like the video, please like and share with your friends, subscribe to my channel and hit the bell icon so that you don't miss any of my videos. Thank you for watching. Have a good day and best of luck for your exams. Thank you.